हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल दिनेश लाइव स्टडी में। आज हमारे साथ है अथर्व बेड़ेकर। ओके, एमएचटीसीटी मैथ्स 99.97 परसेंटाइल लाकर यहाँ पर आप सभी को गाइडेंस करने हमने बुलाया है अथर्व को। और आज का इंटरेक्शन बहुत ही मजेदार होने वाला है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अथर्व आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। ओके, तो सबसे पहले हम चाहेंगे अथर्व अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बच्चों को दीजिए। मैं हूँ अथर्व सुरेश बेड़ेकर और मैं हूँ दादर मुंबई से। मुझे 12th स्टैंडर्ड में टोटल एग्रीगेट 91 परसेंटेज मिले और मैथ्स में मुझे 93 मिले आउट ऑफ 100। और जो अपना सीईटी है उसमें टोटल जो मेरे को पर पीसीएम का परसेंटाइल है वो है 99.88 परसेंटाइल और मैथ्स में मुझे मिले हैं 99.97 परसेंटाइल। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हो बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चा एक सोचता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं कि मुझे 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाए और मुझे मेरा मनचाहा कॉलेज मिल जाए। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि 99.1 या 2 लाने के बाद भी बहुत से ऐसे कॉलेजेस बच्चों को नहीं मिल पाते। सीओईपी वीजीटीआई जैसे कॉलेज, अगर सीएस ब्रांच चाहिए तो उसका कट ऑफ और भी ज्यादा हाई है, 99.78 तक पहुंच जाता है। ऐसे में आपने वो कर दिखाया और आज वो टाइम है कि आप जो चाहे वो कॉलेज खुद से मांग के एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे कि कैसे अभी जो अपकमिंग बच्चे हैं वो भी अथर्व की तरह इतने अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या आपको 10th में कितने परसेंटेज थे? सर मुझे 10th में एसएससी बोर्ड से किया था, मुझे 97.6% थे उस टाइम। मतलब आप पहले से ही होशियार थे? सर ऐसा नहीं बोलूंगा सर, मैंने शुरुआत की थी जब, तो मैं मेरे स्कूल में टॉपर नहीं था। टॉपर एज इन मैं अबव एवरेज कंसिडर कर सकता हूँ। पर हाँ पहले पर मैं नहीं था क्योंकि मैं एक्टिंग फील्ड में भी हूँ सर, मैं चाइल्ड एक्टर हूँ। तो उस टाइम मेरा जो समय है वो उसमें जाता था, ज्यादा से ज्यादा शूटिंग में जाता था। और जब भी टाइम मिलता था मैंने 10th में फोकस किया खुद पर। और 10th में ऑनलाइन कोविड थी तो मैंने जितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो जी जान लगा दी। 10th में मैं सरप्राइज हो गया जब मैं मुझे पता चला कि टॉप 3-4 बच्चों में मेरा नाम है मेरे स्कूल में। सरप्राइज हो गया था। और जब अब सीईटी की बात आई है तो सीईटी में भी मैंने वैसे ही जी जान लगा दी। जेई के लिए मैंने तैयारी की थी, जेई के थ्रू भी अभी आगे जाके मैं अपना कॉलेज सिलेक्ट करूंगा। तो जेई में जो मेरे नॉलेज गेन किया था 2 साल, वो सेम नॉलेज मैंने सीईटी के लिए अप्लाई किया। बट ये चीज था कि सीईटी हर एग्जाम का अपना फ्लेवर होता है, अपना एक मजा होता है। तो सीईटी जो है उसका फॉर्मेट अलग है। जैसे सीईटी में आप देख सकते हो कि 1.5 आवर में 1.5 घंटे में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को देना पड़ता है और 1.5 घंटा बाद में मैथ्स को देना पड़ता है। तो ये जो है मैं स्टार्ट करता था मैथ्स से, पर उस टाइम मेरा माइंडसेट मेरे को चेंज करना पड़ता था। सिर्फ मुझे ये ध्यान देना था कि मैं टाइम अपना किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। मेरी केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग तो नहीं है पर फिजिक्स उतनी ही स्ट्रांग है, तो मैंने फिजिक्स को ज्यादा टाइम दिया, केमिस्ट्री को कम टाइम दिया। और जब मैथ्स की बारी आई तो जितना निचोड़ सकता था पेपर उतना निचोड़ लिया, जितने आखिरी मोमेंट तक फाइट करता रहा। और बाकी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको भी मैं यही चीज बोलूंगा, आपके अभी जो बच्चे 12th स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अभी टेस्ट में कम नंबर आएंगे, आना बहुत लाजमी है। बहुत प्रेशर रहता है, पर जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम को उसी वे में दीजिए कि आपका उस मतलब जो आप फॉर एग्जांपल मॉक दे रहे हो तो मेरा मॉक ऐसे दूं कि यही मेरा जेई का पेपर है, यही मेरा सीईटी का पेपर है। उस तरह के कंडीशंस रखे। जब भी मैं मॉक देता था तो मैं उसी लेवल की प्रिपरेशन के साथ जाता था। एज इन की अभी मेरे पास लैपटॉप है सर, तो मैं लैपटॉप को रखता था सामने, सीट टेबल पे बैठता था, ये रूम को क्लोज कर देता था। मेरे पास जो बच्चे अभी देख रहे हैं तो अगर आपके पास एसी है, कूलर लगा है, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में जाओगे तब भी ऐसे ही कंडीशंस रहते हैं, बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट में आपको रखा जाता है और आपके मन में प्रेशर उतना होता है, आपके हाथ जो है वो ठंडे हो चुके होते हैं और उस मोमेंट में आप पेन चलाना होता है, वो सब आपको करना पड़ता है। तो जैसी आपके एनवायरनमेंट की कंडीशन है उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिएगा और जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपकी वीकनेस है वो टेस्ट के थ्रू आप एनालिसिस कीजिएगा उसका ढंग यानी कि अथर्व का कहना ये कि जब हम सीटी एग्जाम देते हैं, एग्जाम सेंटर एग्जाम हॉल के अंदर किस तरह से केबिन जैसा हमें मिलता है, ओके, और फिर वहां पर सुपरवाइजर्स होते हैं, एक छोटी सी जगह में बैठते हैं, फिर एसी वगैरह चालू होता है, वैसा माहौल हम घर पे क्रिएट करें। और जब भी हम मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल पे मॉक टेस्ट दे दिया या कहीं पे चलते फिरते, आप अपने आप को ऐसा सोचो कि आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो और घर में उस तरह का माहौल बनाओ और फिर एग्जाम दो, ताकि जब आप एक्चुअल में सीटी एग्जाम देने जाओ तब आपको ये ना लगे कि आप पहली बार इस तरह से बैठे हो, आपको वो रेगुलर लगे कि ऐसा तो मैं हर बार एग्जाम देता हूँ। अभी काफी चीजें आपने पहले ही बता दी, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर आपने जिक्र किया 10th में आप चाइल्ड एक्टर थे। यस सर। तो इसकी क्या स्टोरी है, मतलब कहीं पर आपने काम किया है वो भी थोड़ा सा बताइए। सर मैं जब 3.5 ईयर का था तो मम्मी पापा ने एक आस पास ही एक कंपटीशन हो रहा था एक्टिंग का, तो वहाँ पे मुझे एनरोल कर लिया। एक्टिंग क्लास में? हाँ, एक्टिंग क्लास में ही एनरोल कर लिया। और जब मैं वहाँ पे गया तब मैं वहाँ पे फर्स्ट प्राइज जीता, और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने रेकमेंड किया पेरेंट्स को कि आप ट्राई कीजिए प्रोफेशनल एक्टिंग में। तो मेरे जो गुरु है विद्यार्थी पटवर्धन, उनके पास गया, वहाँ से नॉलेज गेन की जितनी जरूरत थी। और फिर जब बाद में बारी आई तो मुझे एक शो था डब्बागुल नाम का, वो एक मराठी शो था स्टैंड अप और कॉमेडी के रिलेटेड। तो उस शो में एज लिमिट थी 5, मैं था 4.5 साल का। तो डायरेक्टर चाहते कि मैं उस चीज में पार्टिसिपेट करूं, और मैंने किया, लोगों को परफॉर्मेंस अच्छा लगा। आने वाले प्रोजेक्ट्स में जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने फिर बाद में अप्रोच किया, और फिर मूवीज मिलते गई। मिलती गई मतलब मिलती अभी जैसे मैंने टोटल देखे तो 8 मूवीज की है। 8 मूवीज कर चुके? हाँ, उसमें से नाम कुछ बताइए। अभी जैसे स्टार्ट किया था मैंने माय डियर यश, एक ऑटिज्म पर बेस्ड मूवी थी, और आगे जाके भी ऐसे मोस्टली जो है वो मराठी डोमिनेटेड इंडस्ट्री में ही है। और एक दो अभी जैसे हिंदी मूवी भी की, NFDC की आइलैंड सिटी नाम की मूवी थी। बाद में जाके मुझे चांस पे लकी था मैं, माधुरी दीक्षित मैम का एक मूवी बीच में, उनका फर्स्ट मराठी अपीयरेंस बकेट लिस्ट नाम का मूवी था, तो उसमें मैंने काम किया। तो फिर उसके बाद अभी देखे तो अंड्याचा फंडा एक मूवी है लेटेस्ट अभी। हाँ, उसमें हूँ मैं सर, मैं उसी में लीड में हूँ। आपने देखा अंड्याचा फंडा? हाँ, सुना मैंने। हाँ, देखा भी होगा। आप देख सकते हो, अगर ऑनलाइन आपको मिले तो वहाँ पे देखिए। और अभी लेटेस्ट ZEE5 पे आप जो है हर हर महादेव नाम की मूवी है, तो जरूर देखिए। जो हिंदी ऑडियंस है वो हिंदी डबिंग के साथ भी देख सकते हैं। हर हर महादेव ZEE5 पर आया है, उसमें आप जरूर। क्या रोल है उसमें? जो इस एज में या पहले का है? नहीं, अभी जस्ट 10th में मैंने शूटिंग ऑलमोस्ट फिनिश की थी, और अभी जब 11 नवंबर चल रहा था दिवाली के टाइम पे, तभी वो मूवी रिलीज हो गई जी। हर हर महादेव ZEE5 पे आप देखिए जरूर। उसमें क्या रोल किया उसमें? उसमें जो मूवी है बाजी प्रभु देशपांडे, हमारे जो शूरवीर योद्धा थे, उन पे बेस्ड मूवी है। उनका जो बेटा था महाजी प्रभु देशपांडे, उनका जो रोल है, उनका किरदार मैंने निभाया है। तो थैंक यू सर। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने 3.5 साल की उम्र से ही मेहनत करना चालू किया था। जब लोग चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो आपने एक्टिंग सीखी, और इतने सारे मतलब 8 मूवीज एंड एपिसोड, तो काफी काबिले तारीफ है। यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे सोचते रहते हैं कि इसको घर के बाहर नहीं निकलने देना है, सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, और अगर इसने कुछ यहाँ वहाँ किया तो पढ़ाई में अच्छा नहीं करेगा। और आपने इतना सब करते हुए यार इतने अच्छे परसेंटेज लाए 12th में, 91%, मैथ्स 93। हाँ, मैथ्स में 93 और सीईटी में 99.97 परसेंटाइल इन मैथ्स एंड ओवरऑल 99.88 परसेंटाइल। तो यहाँ पर अथर्व ने जब 11वीं में आया, अथर्व 10th के बाद, तो उसने पहले से ही जेई का सोच रखा था। जेई मेंस की तैयारी चालू रखी, पूरे 2 साल जेई मेंस की तैयारी करी, और जेई मेंस में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसका सीईटी ऑटोमेटिक तैयार हो रहा था। फाइनली जेई देने के बाद उसने बोर्ड एग्जाम के बाद सीईटी की भी तैयारी करी और सीईटी एग्जाम दी। जेई में भी अथर्व ने 98.88 परसेंटाइल लाए। ज्यादा नहीं है पर जितना है बहुत ज्यादा है, अच्छा है। और एडवांस जो जेई एडवांस है वो भी क्वालिफाई कर गए, और एमएसटी सीटी में भी 99.88 ओवरऑल लाए हैं, और मैथ्स में 99.9। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट ये कैसे होता है कि आप आदत डाल दो मेहनत की, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ, किसी चीज पे फोकस करो। अभी जेई में भी जो पूरा सिलेबस है और सीटी में जो सिलेबस है, मैक्सिमम 80 to 85% सेम ही है। ओके, कहीं ना कहीं आप दिल से किसी एक की तैयारी करते हो तो दूसरी भी तैयारी हो रही है, लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई मेंस की तैयारी करते हैं पर उनसे नहीं हो पाता, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो पूरी की पूरी तरह एमएसटी में भी स्विच कर सकते हैं, अपने आप शिफ्ट कर सकते हैं। और ये महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा वरदान है एमएसटी। लेकिन अगर आप जेई मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे से फोकस करो, कहीं ना कहीं उसका फायदा सीटी में भी होगा। और अगर सिर्फ सीटी की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका बोर्ड में भी फायदा होता है। अभी हम अथर्वा से जानना चाहेंगे, आपने 2 साल कड़ी मेहनत की, क्या 11th और 12th में, ओके, बोर्ड्स के लिए भी किया, सीटी के लिए, जेई के लिए, सबके लिए किया, जो भी किया,
आपका शेड्यूल कैसे होता था? आप आपने बताया कि इंटीग्रेटेड कॉलेज में आपसे 5-6 घंटे कॉलेज जाना होता था, जाते थे आप रेगुलर? यस सर, रेगुलर, ऑलमोस्ट रेगुलर। बीच बीच में कभी कोई दिक्कत आए, कोई बीमार हो तो वो तो होता रहता था। 99% टाइम ऐसा होता था कि मैं जाना ही है। और जब मतलब एक शेड्यूल कहते हैं तो मैं एकदम ऐसा वो टाइप का आदमी नहीं हूँ कि एकदम ये टाइम पे यही होना चाहिए, ये टाइम पे यही होना चाहिए, नहीं। पर जो आम चीज है कि थोड़ा सा जल्दी ट्राई करना, सुबह उठना और फिर टाइम पे बेड पे जाना, सो जाना, तो वो सब चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी की है। कई बार मुझे भी फील होता है कि यार मैं और कंसिस्टेंट हो सकता था, क्योंकि एक बार आपको एक चीज की हैबिट लग गई करने की, एक बार आपको ऐसा फील हो गया कि नहीं यार आज मैंने इतना किया है, कल भी उतना ही करूंगा, आज 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कल भी 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो वो जो हैबिट है ना सर, वो कहीं ना कहीं फायदा आपको दे देती है आखिरी टाइम में। क्योंकि आखिरी टाइम में ऐसा होता है कि यार मैं 20 से 40 क्वेश्चन कैसे करूं। बहुत बच्चे 0 से 40 करना स्टार्ट कर देते हैं, पर जिसने 20 किया, फिर 30 किया, 40 आने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत बच्चों को अभी कम मार्क्स आते होंगे, उनको अभी क्या कहते हैं, प्रेशर में आना नहीं है। अपनी गलतियों को देखो, सुधारो, मॉक टेस्ट देते रहो, रेगुलर इंटरवल्स पे मॉक टेस्ट देते रहो। जो बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पेरेंट्स को लग रहा है, जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनको अगर लग रहा है कि अपन जो बेटा है वो ढंग से नहीं कर रहा है, तो कुछ मत करो, बस आप उसको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में एनरोल करो, ताकि जब ऑफलाइन आप जाओगे तो आपको दिखता है आपका कंपटीशन क्या है, आपको दिख जाता है बच्चे कितने, वो एग्जाम का प्रेशर, वो एग्जाम की एंजाइटी है, वो आपको समझ में आ जाती है। और जब आपको फील होने लगता है कि नहीं यार अभी और पढ़ना है, मेरा दोस्त 99 स्कोर कर रहा है, सारे दोस्त 99 स्कोर कर रहे हैं, मैं अकेला 90 पे हूँ, तो फिर मन में वो ऊर्जा आती है। फिर ऊर्जा जगने के बाद फिर आप पुश करते हो 90 से 95, फिर 95 से 99, और वो एक स्लो प्रोसेस है, पर वो प्रोसेस का एंड जो है वो काफी ब्यूटीफुल है सर। तो बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि कितने घंटे स्टडी करते थे कॉलेज के अलावा? कॉलेज के अलावा घर पे जो सेल्फ स्टडी होती है उसकी बात करें। मेरा जैसे मैंने कहा फिक्स शेड्यूल नहीं था, पर मैं ट्राई करता था कि 2 से 3 घंटा कम से कम पढ़ाई करूं मैं। और पढ़ाई में क्या करना है कि सर ने मुझे कुछ शीट्स दी है, तो मैं ट्राई करता था वो शीट्स को फिनिश करूं। और फिर उसके बाद अगर मुझे लगता था कि यार ये टॉपिक थोड़ा सा ना वीक लग रहा है, या फिर ये पढ़ना है, कुछ टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो पढ़ना होता है, तो मैं पढ़ता था। और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरा फोकस हिलना चाहिए, जैसे यूनिट टेस्ट होते थे कॉलेज में, तो मैंने उन यूनिट टेस्ट को कभी इग्नोर नहीं किया। बहुत बच्चे इग्नोर कर देते कि आखिर में जाके देख लेंगे, पर ये करना नहीं, क्योंकि यूनिट टेस्ट के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो तब क्या कहते हैं, आपके ब्रेन मतलब आपको समझ में आता है कि क्या सिलेबस है, क्या क्या करना है, ये चैप्टर आता है, ये चैप्टर नहीं है। तो जब लास्ट का फाइनल एग्जाम आता है, तो आपके यूनिट टेस्ट के थ्रू इतने सारे चैप्टर्स बन जाते हैं कि आप उसमें 70% आराम से स्कोर कर सकते हो। बाकी 20% थोड़ा सा इधर उधर ग्रैब करके आप स्कोर कर सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं सर रिविजन कैसे करना है। रिविजन करने का भी सिंपल टेक्निक है। कुछ चैप्टर्स, जैसे फिजिक्स में बात करूं सर, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते थे जो क्या कहते एकदम आखिर के चैप्टर्स कोई छूता नहीं था, तो मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर उन चैप्टर से ले लिए, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। और लकीली एक चैप्टर था उसमें बस अल्फा बीटा था, और एग्जाम के दिन वही क्वेश्चन आया, मैं सिर्फ वो पढ़ के गया था और एग्जाम में मैं सॉल्व करके आया था। 4 नंबर मेरे झोली में आके मैं खुश हो गया सर। यानी कोई चैप्टर काफी बड़े होते हैं, उसमें कंसेप्ट ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और लकीली आपने वो क्वेश्चन किया, आ गया उस चैप्टर से। और लकीली क्वेश्चन से ज्यादा मैंने क्या किया था कि पिछले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। बोर्ड जो है वो एक ही टॉपिक को घुमा के पूछता है, कभी वैल्यूज डाल के पूछता है, कब प्रूव करने को बोलता है, कभी किसी डिफरेंट केस में पूछता है। तो अगर आप एक ही फॉर्मूले को समझ लो कि उस फॉर्मूले का यूज केस क्या है, उसको डिराइव कैसे करते हैं, ये जो 2 चीजें आपने समझ लिया, तो कौन से भी क्वेश्चन टाइप आ जाए, करने का तरीका वही रहेगा। और ये सभी, सिर्फ अभी फिजिक्स का उदाहरण दिया, केमिस्ट्री में भी यही होता है, मैथ्स में भी यही होता है। मैथ्स मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट इस वजह से क्योंकि पढ़ना कम पड़ता है सर। क्योंकि पढ़ना कम पड़ता है, याद करने की जरूरत नहीं होती, याद करने की, एक बार आपने समझ लिया क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आपको बस एक ही चीज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और जितना आप क्या कहते हैं रगड़ोगे, जैसे आर्मी की भाषा में बोलते हैं जितना रगड़ा उतना तगड़ा, तो जितना आप उसमें मेहनत करोगे,
तो जब एग्जाम के दिन आएगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी सीखा है आपका ब्रेन जो है वो पैटर्न रिकग्निशन में माहिर होता है, तो पैटर्न आपने समझ लिया, वही इम्प्लीमेंट आपको करना है एग्जाम के दिन। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे किसी चीज को पढ़ते हैं, डेली 5 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 10 घंटे भी पढ़ते हैं, कोई बच्चे 2-3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ते हैं। तो देखो पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, स्मार्ट तरीका। तो आप कोई 5 घंटे वाली चीज है वो 3-4 घंटे में भी कर सकते हैं, 2-3 Yes, sir, घंटे में। आप definitely. स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो। तो और स्कोर लाने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं, ईमानदारी से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके एनालिसिस करना होता है कौन सी चीजें। जैसे इन्होंने बताया बोर्ड एग्जाम के अगर प्रीवियस 8-10 पेपर आप करते हो, आपको खुद को आइडिया आ जाता है कि हर चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए। तो वो एक बेस्ट तरीका है। हमारी वरदान बुक है जिसमें हमने वो सारे 20 पेपर्स दिए हुए ऑलरेडी, उसका बहुत फायदा हुआ बच्चों को। लास्ट मोमेंट पे बोर्ड एग्जाम के पहले हमारे जो महा रिविजन्स होते हैं, मैराथन एंड ऑल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें जो भी लास्ट ईयर भी मैंने बताया था मैक्सिमम वो सब रिपीट हुए थे, आपने देखे थे वो सारी चीजें। यस सर, मैं आपको 10 से फॉलो करता हूँ। और एग्जाम के पहले भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो जानना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस वास्ट है, आप उसमें से स्मार्ट सिलेक्शन जो है वो जब तक आप सीख नहीं लोगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप कंपनीज में काम करोगे वहां पे भी बहुत वर्कलोड होगा, तो उसमें से कौन सा काम अच्छे से करना है वो सिलेक्शन आपको जी या फिर ये जो एग्जाम्स होती है सीईटी, वो आपको अभी से तैयारी करने देती है। और एग्जाम में भी वैसे ही होता है, एक क्वेश्चन होता है जो बहुत कितना 3-4 मिनट आप करो फिर नहीं होता, तो कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों को डील करने का सिंपल तरीका है, क्वेश्चन छोड़ दो। बाकी बहुत से क्वेश्चन है, 50 मार्क का अगर 50 क्वेश्चन है, हाँ, और एक आधा क्वेश्चन कोई आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, हो नहीं रहा, 1-2 मिनट हो गए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, उसको पकड़ के नहीं बैठना है, नहीं तो आपके 5-10 मिनट खराब हो जाएंगे, उसकी वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे असर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन में अगर आपके 30-40 क्वेश्चन भी आपने फुल फोकस से किए, 30-40 क्वेश्चन लेके आप 60 से 80 नंबर ला सकते हो। मुझे मैथ्स में 99.97 परसेंटाइल जो है वो मुझे 92 मार्क्स में मेरे शिफ्ट में मिली है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम लोग इस पर आते हैं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि मैथ्स में आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे? मेरे 92 मार्क्स है तो 46 क्वेश्चंस मेरे राइट हुए थे। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 200 में से कितने मार्क्स बन रहे थे? मेरे 166 मार्क्स बन रहे थे। ये सब चीजें रिजल्ट पर नहीं आती है, जब एग्जाम होने के बाद आंसर की आती है तो हमें मैच करना होता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस पर से अथर्व ने निकाला है कि 166 मार्क्स बन रहे थे 200 में से, जिसके ऊपर इनको 99.88 परसेंटाइल बना है। अभी पिछले कुछ जो इंटरव्यूज हुए वहां पर एक ऑन एवरेज हम देखें तो आपको लगभग 150 मार्क्स के आसपास अगर आपके मार्क्स पहुंचते हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग होता है, किसी में 140 भी हो सकता है, किसी में 160 भी हो सकता है, तो आप 99 पॉइंट में अच्छा परसेंटाइल क्रॉस कर जाते हैं। तो ये प्लस में ही बात करेंगे। और ये जो 99 के ऊपर भी बड़ा डिफरेंस है, जैसे कि 166 में आपका बना 99.88, बट अगर किसी का 152-3 भी रहा होगा तो वो भी 99 पॉइंट में ही गया होगा। मैं उस दरमियान बच्चे कम होते हैं। यस, मैं जब रिजल्ट आंसर किया आया और मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा लगा था, जितने भी रिसोर्सेज ऑनलाइन थे उन सब ने कहा था कि 99 तो बन ही जाएंगे, पर 99 के ऊपर कितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जैसे विजिट या CS या फिर जो टॉप कॉलेजेस हैं अगर उनकी बात करें तो उनके लिए 99.78 की जरूरत है। तो जब मेरे आए थे तो मुझे लगा था यार कि ठीक है बन जाएगा 99.56, पर जिस दिन जो रिजल्ट आया सर 6 बजे रिजल्ट था, 5 बजे ही CET वालों ने वो डाल दिया था। दोस्त का कॉल आया कि यार अथर्व रिजल्ट आ गया तो देख ले, फटाफट लैपटॉप ओपन किया, मम्मी पापा पास में ही बैठे थे, और जैसे ही मैंने फटाक से देखा वो ऐसा गोल गोल लोडिंग का हुआ, और उसके बाद जब रिजल्ट दिखा 99.88 तो सा ही नहीं जा रहा था, 7वें आसमान पे था मैं। और उस चक्कर में सर मैं डाउनलोड करना भूल गया, क्योंकि हाँ 15-20 मिनट हो गए थे और फिर डाउनलोड करना भूल गया, तो मुझे 3-4 घंटा और वेट करना पड़ा, क्योंकि वो सर्वर डाउन हो गया, वेबसाइट चल नहीं रही थी, और वो फिर रिजल्ट जो दिख रहा था वो गायब हो गया। यस सर। फिर आपने 3-4 घंटे बाद वापस से जब सर्वर, पर तब तक हम सेलिब्रेट ही कर रहे थे, मम्मी पापा भी खुश थे, मैं भी खुश था, ऑलमोस्ट हम डांस कर रहे थे। तो करेंगे ही, क्योंकि मम्मी पापा का भी एक्सपेक्टेशन होता है, और आपने वो स्कोर आपको मिल चुका था। अभी हमारे जो बच्चे हैं ये भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं, इनके मम्मी पापा भी बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट करें और इनके भी लाइफ में खुशहाली आ जाए और इतना अच्छा परसेंटाइल आ जाए कि इनको जो कॉलेज चाहिए ये हाथ रखे कि मुझे ये कॉलेज चाहिए। क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे आप इनको? पहले तो अपने मन से डर हटाओ, क्योंकि जो डरेगा वो पिटेगा।
तो एक बार डर हट गया, फिर जी जान लगाओ, लास्ट मोमेंट तक अगर आप फाइट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट मोमेंट तक फाइट करना और मन से प्रेशर हटा दो। एक ही चीज पे बार बार रोना होता है, फील होता है, रिग्रेट होता है, पर अगर आप उसी चीज को बार बार ऐसा ये हो गया, जैसे जब आपका एग्जाम हो रहा है, 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फिर अगले 1.5 घंटे में मैथ्स की जगह आप ये सोचते बैठ गए यार मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड था, फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड था, मेरे केमिस्ट्री में नंबर नहीं बने, तो वो आपके लिए घातक होगा। उससे अच्छा मैथ्स में मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस दो और जितना आप कर सकते हो उतना करो। जितने हम सब ने 3 इडियट्स देखी है सर, उसमें कैरेक्टर था रैंचो। रैंचो ने कहा जहाँ ज्ञान मिले वहां से बटोर लो, तो हमको भी वही करना है। ऑफलाइन ऑनलाइन ये किताब वो किताब जहाँ से भी मिले वहां से करो। बहुत लोग पूछते हैं किताब कौन सी यूज की सर, तो मैं जो था वो मेरे पास नो डाउट किताब थी, पर उनका जब एग्जाम पास में आता गया तो मैं बुक्स की जगह ई बुक्स पे ज्यादा मैंने प्रेफरेंस दिया। और ई बुक्स में भी मॉक्स जो ऑनलाइन मिलते थे, क्योंकि आप एग्जाम ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जाम दे रहे हो, तो उसी का क्या कहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस है उनका यूज कीजिए। लैपटॉप है, जिनके पास फोन है, तो उसका रिसोर्स उस चीज का आप यूज कीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम भी उसी टाइप की होगी। और आप जिस कॉलेज में जा रहे हो, कोई लोग IIT में जाएंगे, NIT में जाएंगे, विजिटिया में जाएंगे, नाम में ही टी है, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, और आप टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करते हो, तो मतलब क्या ये एक गलत बात है। तो अभी टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको मैक्सिमम टेक्नोलॉजी भी यूज करनी चाहिए, पुराने ट्रेडिशन को छोड़ के। यस सर। बहुत सारे लोग ऑफलाइन कोचिंग क्लास को प्रीफर करते हैं कि ये पुराना ट्रेंड है। नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, यूट्यूब है, ऐप है, इसके जरिए फ्री में या तो बहुत कम चार्ज में कोर्सेज वगैरह मिल रहे हैं। सीटी की तैयारी हमारी टॉपर्स बैच से हो सकती है, शौर्य बैच से 12th की तैयारी हो सकती है। तो जहां पर 1.5-2 लाख रुपए फीस होती है, 3 लाख तक, वो हम आपको या तो यूट्यूब पे आप हमारे फ्री में सीख लो, या तो नहीं आपको लाइव कोचिंग क्लास ही चाहिए तो आप हमारे साथ लाइव हमारे कोर्सेज में जुड़ जाओ। तो ये जैसा टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसे बताया गया कि भाई सीटी की एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है, अब आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो पेपर पेन से, तो वो नहीं सही है। आपको माहौल बनाना चाहिए, जैसे सीटी की एग्जाम होगी वैसे ही देना है। तो बिल्कुल इस तरह से अभी पढ़ाई भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, और आगे चल के नई नई जो टेक्नोलॉजी आएगी उसको अडॉप्ट करो। सोशल मीडिया को लेकर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि बहुत से बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ऐसी चीजों में रील्स देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, आदत एक बुरी लग जाती है। तो आप भी इंस्टाग्राम पर हो? हाँ सर, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं क्या कहते हैं सारे सोशल मीडिया पे हूँ, बट आपको सीखना है कंट्रोल। बहुत सारे टीचर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप इसको डिलीट कर दो, वो कर दो, जो सही है, क्योंकि हमारे पास एक चीज की कमी है, वो है कंट्रोल। जब आप यूट्यूब पे जाते हो, आप वीडियो एक देखना चाहते हो, नीचे देख गया अरे ये क्रिएटर ने ये वीडियो डाल दिया, कोई कॉमेडी कर रहा है, तो आप वो तभी क्लिक करना जब आपका टाइम खत्म हो जाए। टाइम खत्म हो जाए एज इन कि आपने सोचा 1 घंटा पढ़ूंगा, जैसे 1 घंटा हो गया फिर जो करना है आप करो। मेरे फोन में सर जो इंस्टाग्राम में या फिर जो भी फेसबुक या फिर ये है, तो मैं उन पे टाइमर लगाता था कि 1 घंटा मुझे दिन का चलाना है। 1 घंटा, हाँ 1 घंटा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे बहुत हो गया, क्योंकि हम भी ऐसा है कि यार अभी टीनेज का जमाना है, हम एक चीज कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम सब वो फील करते हैं कि ये बंदा अभी पार्टी कर रहा है, मैं भी चले जाता हूँ पार्टी, दूसरे को देख। वो कंट्रोल जितना आप रखोगे उसका फल आपको लास्ट में मिलेगा, जरूर मिलेगा। और सर कुछ लोग गलत मीन्स भी ले लेते हैं, चीटिंग करना, तुक्के मारना गलत मीन्स नहीं, जब तक आपको सीईटी सेल कहे तुक्के मारो। जैसे फॉर्मेट ही सीईटी सेल ने बनाया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लास्ट में तुक्के मार सकते हो, पर उसी दिन मारना जिस दिन आपका एग्जाम है। मैं जब मॉक्स देता था सर, मैंने तुक्के अवॉइड किए थे, मैं देता ही नहीं था, क्योंकि अगर जब रिजल्ट आता था, मैंने मॉक्स में भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे वही मैं रेफर करता था, तो जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे दिख जाता था कि नहीं यार इतने मार्क्स मुझे मिले, ये मतलब मेरा लोएस्ट स्कोर है, जो भी मिलेगा इसके ऊपर ही मिलेगा। पर अगर मैंने तुक्के मार दिए तो मेरे को समझ में नहीं आएगा पेपर के बाद कि कौन से तुक्का है कौन सा नहीं है। मैंने जो मेहनत करके निकाले वो मार्क्स से थोड़े ज्यादा भी आ जाएंगे। यस सर, तो लक एट द एंड, उस दिन पे जो लक है सारा आपको उस दिन यूटिलाइज कीजिए। 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 1-2 क्वेश्चन भी तुक्के बन गए, 100 तुक्कों में से 1-2 लग गए, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। पर अगर आपने बाकी
क्वेश्चंस पे फोकस किया और उसमें मार्क्स स्कोर किए तो डेफिनेटली आप आगे चले जाओगे दूसरों से। 200 मार्क्स में से 200 मार्क्स लाने पर ही 99 की परसेंटाइल के ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है। 200 में से 140 150 आने पर भी आप 99 क्रॉस हो जाते हो। अगर आपके समझो मैथ्स में 50 क्वेश्चन में से 10 या 15 क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 में से 35-40 क्वेश्चन बन रहे, तो भी आप वो क्राइटेरिया पार कर जाओगे। तो जितना होता है सही उत्तर देने की कोशिश करो। हाँ, जो लास्ट में फाइनल एग्जाम होगी उसमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करके ही करना चाहिए। और जो बच गए लास्ट में 10-15 क्वेश्चन, उसको आप तुक्के मार सकते हो फाइनल एग्जाम में। बट उसके पहले अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में ये सब मत करिए, आप जितना होता है सॉल्व करके करिए। आप जेन्युइन मार्क्स देखिए कि आपकी ईमानदारी के मार्क्स इतने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, आपको अच्छा एडमिशन मिले, अच्छा कॉलेज मिले। और फ्यूचर में थोड़ा ये भी पूछेंगे आपसे कि क्या आप पढ़ाई करते करते या पढ़ाई होने के बाद वापस एक्टिंग में जाएंगे या? यस सर, डेफिनेटली। मैंने 2 साल एक्टिंग पे फोकस नहीं किया था ज्यादा, ये जो 2 साल थे उधर मैंने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस दिया था। पर अब ऐसा है कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तब जो ड्रामेटिक्स क्लब होगा या फिर बाकी जो होंगे क्लब्स, तो वहां मैं जाने की कोशिश करूंगा। और वहां पे जाके जब मेरा डिग्री खत्म हो जाएगा तो मेरा क्या कहते हैं पैशन जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा है, तो उसमें जब मैं करूंगा और एक लेवल ऐसा पहुंच जाऊंगा कि यार अब कुछ नया कर देते हैं, तो उसमें एक्टिंग का हॉबी मैं कर सकता हूँ। उधर जाके मैं कुछ मूवीज और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, कुछ प्लेस, प्रोफेशनल प्लेस जो है वो मैंने बचपन में भी की थी। आगे जाके जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊंगा तभी भी जरूर जरूर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं के लिए। आप एक इंस्पिरेशन हो और आपने काफी अच्छा मोटिवेशन भी बच्चों को दिया है। बच्चों, आपके मन में अगर कुछ सवालात आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिए। हमारी टीम और साथ में जो अथर्व है वो भी आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। यस, बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद अथर्व। थैंक यू सर।